हेलो मेरे दोस्तों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, हमने डिसोल्यूशन के अंदर जितनी थ्योरी थी सारी कंप्लीट कर ली प्रीवियस 2 क्लासेस के अंदर। अब थ्योरी नाम की कोई चीज़ नहीं बची, अब बचे है प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो मैंने आपको 5 टॉपिक कवर करा दिए, जिसमें मैंने मीनिंग सिखाया, आपको मोड सिखाया, डिफरेंस सिखाया फर्म और पार्टनरशिप के बीच में, अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होगा वो सिखाया, और डिफरेंस बिटवीन फर्म डेट और प्राइवेट डेट समझाया। आज मुझे आपको कराना है ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसके अंदर हम जनरल एंट्री और एक रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो सीखते हैं। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है उसकी बात भी करेंगे। तो आज हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म सीख रहे हैं। नए पेज से आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, मतलब एंट्री लिखेंगे। बनाइए, नए पेज लगाइए और साइन डालेंगे। अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन, अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो भाई, पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे? जैसे कि हमने अभी तक 2 क्लासेस के अंदर सीखा कि जब भी फर्म डिसॉल्व होती है, हम अपनी एसेट्स को बेचकर अपनी लायबिलिटी को पे करते हैं, और अगर कोई अमाउंट बच जाता है उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये सीखा था अभी तक हमने, दोबारा बता देता हूँ। अभी तक हमने ये सीखा कि हम अपनी एसेट्स को बेचकर अपनी लायबिलिटी को पे करते हैं, और अगर लायबिलिटी को पे करने के बाद अगर कोई पैसा बच जाता है तो उसको हम अपने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और अगर कोई पैसा शॉर्टफॉल हो जाता है तो वो पार्टनर लेकर आता है अपने घर से। पहले पार्ट एसेट को बेचा जाता है, फिर पैसा अगर शॉर्टफॉल हो जाता है, कमी पड़ जाती है, लायबिलिटी नहीं पे करो, तो पार्टनर उसको बियर करता है। इतनी बात हमने सीखी। ठीक, चले भाई, लिखे इसके साथ। इन द फर्म, नहीं नहीं नहीं, ऐसे लिखो, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ, at the time of dissolution, at the time of dissolution, the books of the firm we have to close. The books of the firm, the books of the firm will have to close. फर्म की बुक हम क्लोज करते हैं, क्लोज लिख दो। लिखना डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो जब भी हमारा डिसोल्यूशन होता है फर्म का, तो उस टाइम हम अपनी बुक भी क्लोज करते हैं। और बुक कैसे क्लोज करेंगे? तो यहाँ लिखा है डिसोल्यूशन प्रोसेस, डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट by preparing, dissolution process start by preparing the following accounts. Dissolution process start preparing the following accounts in the books of, in the firm book, in the firm's book. तो डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट बाय प्रिपेयरिंग द फ्लोइंग अकाउंट्स इन द फर्म बुक। सबसे पहले एक बात समझिए, जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो हमें अपनी बुक्स अकाउंट को क्लोज करनी होती है। मतलब जो जो बुक्स अकाउंट है सारी क्लोज करेंगे। हमने एसेट खोल रखे हैं, हमने कोई खर्चे खोल रखे हैं, हमारा कोई लाइबिलिटी है, वो सभी एसेट्स और लाइबिलिटी हम अब क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्लोज करने का तरीका है कि हमें कुछ नीचे दिए गए अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है जब भी डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो दोबारा बोलते हैं, जब भी डिसोल्यूशन होता है हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना होता है। डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करते ही हमें नीचे दिए गए अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है। अब ये नीचे दिए गए कौन कौन से अकाउंट है वो लिखते हैं, और फिर हम इनको डिटेल में सीखेंगे कि ये अकाउंट कैसे प्रिपेयर करे जाएंगे और क्या क्या इनकी पर्टिकुलर एंट्रीज होगी। ठीक है, सबसे पहला अकाउंट हमारा जो है यहाँ पर, पहला अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट।
तो डिसोल्यूशन प्रोसेस, जब भी डिसोल्यूशन होगा किसी फर्म का तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना पड़ेगा। ठीक है सर। दूसरा हमारा बेसिकली जो अकाउंट है वो है लोन बाय अ पार्टनर, लोन बाय पार्टनर अकाउंट, लोन बाय पार्टनर अकाउंट। अगर पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है फर्म को तो उसका अकाउंट भी एक मेंटेन करना पड़ेगा खत्म करने के लिए, क्लोज करने के लिए बुक्स को। लोन बाय फर्म टू पार्टनर, लोन बाय फर्म, अब फर्म ने लोन दिया है टू पार्टनर को, तो इस केस के अंदर इसका एक अकाउंट खुलेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा पार्टनर्स को देना रह गया है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, वो भी इसके लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। भाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस सीडी होगा वो हमें बताता है इतना पैसा साल के एंड में बच गया है जो पार्टनर को देना है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा ये फाइंड आउट करने के लिए कि कितना पैसा अब एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनर को देना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद एक लास्ट अकाउंट और बन जाएगा बैंक और कैश अकाउंट, कि हमारे पास कितना बैंक बैलेंस है, एसेट को बेचकर कितना पैसा आया, लायबिलिटी चुकाने के बाद कितना बैंक या कैश हमारे पास बचा हुआ है, अब पार्टनर को कैसे देना है। तो ये सब हमें 5 अकाउंट यहाँ पर बनाने होंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, लोन बाय पार्टनर अकाउंट, जो पार्टनर ने लोन दिया था उसका अकाउंट, और जो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था उसका अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक या फिर कैश अकाउंट जो भी आपका हो। लेट अस डिस्कस इन डिटेल, लेट अस डिस्कस इन डिटेल। अब इनको डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहले एक एक करके अकाउंट लेता हूं, पहले मैं रियलाइजेशन अकाउंट लेता हूं। लेट अस डिस्कस इन डिटेल। तो भैया डिटेल में डिस्कस करने के लिए सबसे पहला अकाउंट मैंने लिया रियलाइजेशन अकाउंट, इसके बारे में सीखते हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है और पेपर में यही अकाउंट पूछेगा आपसे। मतलब ये तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो आपको बनाना आता ही है, और बैंक अकाउंट तो आप बचपन में सीख लेते 11वीं क्लास के अंदर, वो नहीं डबल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, वही तो होता है कैश अकाउंट बैंक अकाउंट, तो आपने सीख लिया है। रियलाइजेशन अकाउंट आपके लिए नया है, ये हमको ध्यान दीजिएगा। सारा फोकस आपको इस पे करना है, ठीक है जी। हो सकता है अभी स्टार्टिंग पॉइंट में कुछ आपको बातें समझ में ना आए, हो सकता है जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा कॉन्सेप्ट आपको एंड तक सारी बातें क्लियर होती चली जाएगी, एक बात भी नहीं रहेगी, एक प्रॉब्लम भी नहीं छूटेगी आपकी, सारी प्रॉब्लम क्लियर हो, जो भी डाउट आ रहा होगा ना मन में वो सब क्लियर हो जाएगा एंड एंड तक। चलिए इसके बारे में लिखते हैं, अब एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, पांचों के पांचों डिस्कस करेंगे, इसके बारे में लिखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट लिखना सर, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर, realization account is prepared on the dissolution of the firm, on the dissolution of the firm। ये पहली लाइन में आपसे कह रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट आपको तब बनाना है जब फर्म डिसॉल्व हो रही होगी, ठीक है। बी पॉइंट लिखे, द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग, अब क्यों बनाना है पर्पस को, द पर्पस कभी कभी आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये मतलब लिखना है आपको। कभी कभी अगर नोट थ्योरी में आ जाए तो भाई रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है तो आपको ये लिखना है, द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग the account, the purpose of preparing the account is to close the books of account, is to close the books of account, is to close the books of account of the dissolved fund, of the dissolved firm। इसके बाद लिखना है एंड, साथ में ऑफ द डिसॉल्व फर्म, एंड टू डिटरमाइन, एंड टू डिटरमाइन गेन, या फिर आप प्रॉफिट कह सकते हो, और लॉस, गेन और लॉस ऑन द रियलाइजेशन ऑफ एसेट, on the realization of asset, on the realization of assets and payment of liability, and payment of liability।
दोबारा सुनेंगे ध्यान से। क्या है रियलाइजेशन अकाउंट? हमें तब बनाना होता है दोस्तों जब डिसॉल्व होती है फर्म। जब फर्म डिसॉल्व होती है तो हम अपने बुक्स अकाउंट को क्लोज करना होता है, तो इसके लिए हमें क्लोजिंग के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का पर्पस होता है बुक्स अकाउंट को क्लोज करना एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। दोबारा सुने, रियलाइजेशन अकाउंट का पर्पस होता है बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, और डिसॉल्व फर्म की क्लोज करना, जो फर्म डिसॉल्व हो रही है या डिसॉल्व हो चुकी है उसके बुक्स अकाउंट को क्लोज करना, ये पर्पस होता है रियलाइजेशन अकाउंट का। और दूसरा पर्पस ये होता है क्लोज करने के बाद जब हम अपनी सारी एसेट बेचकर अपनी सारी पेमेंट कर देते हैं लायबिलिटी की, तो अगर कोई प्रॉफिट और लॉस बन जाता है तो उसको भी हम डिटरमाइन करते हैं। क्लियर है या नहीं है? तो बुक्स अकाउंट को क्लोज करना रियलाइजेशन अकाउंट का पर्पस होता है, और डिटरमाइन करना गेन और प्रॉफिट या लॉस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन आफ्टर पेमेंट आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। एसेट को बेचकर जो पैसा आया उससे पेमेंट कर दी लायबिलिटी की, और वो गेन होता है कोई लॉस होता है तो उसको डिटरमाइन करना भी रियलाइजेशन का वो होता है आपके पास पर्पस। तो अगर आपसे कहे कि रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो आप कहना कि जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो हमें उसकी बुक्स अकाउंट को क्लोज करना होता है, और फिर देखना होता है क्या एंड में प्रॉफिट और लॉस निकला। तो इस प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए और बुक्स अकाउंट को क्लोज करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना पड़ता है, यही इसका पर्पस है। अब बनता कैसे है? अब दोस्तों रियलाइजेशन अकाउंट का एक फॉर्मेट सीखते हैं कि किस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। ठीक है, ये फॉर्मेट अभी काम नहीं आएगा, ये फॉर्मेट काम आएगा जब मैं जनरल एंट्री खत्म करा दूंगा रियलाइजेशन की, पर अभी फॉर्मेट सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने अभी फॉर्मेट नहीं सिखाया ना तो जनरल एंट्री समझ नहीं आएगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं ये क्लियर हो गया, ठीक है ना, बुक्स अकाउंट को क्लोज करने के लिए और प्रॉफिट और गेन को या लॉस को डिटरमाइन करने के लिए। अब बनता कैसे, हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट? तो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं अब। ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये फॉर्मेट है, साथ साथ उतारिए दोस्तों ये पर्टिकुलर्स। बहुत सिंपल फॉर्मेट होता है, बहुत सिंपल फॉर्मेट होता है। तीन चार बातें आपको ध्यान समझनी है, सारी बातें क्लियर होती चलेगी। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं, सबसे पहले फर्म के पास जितनी भी एसेट्स होती है हम उसको डेबिट साइड पे भेज देते हैं। दोबारा सुने, फर्म के पास जितनी भी एसेट्स है हम उसको कहां भेज देते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर। और फर्म के पास जितनी भी लायबिलिटी है हम उसको कहां भेजते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे। दोबारा समझना, किसी भी अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमें किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। देखो ये मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, साथ साथ एंट्री सिखाऊंगा तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। यहां मैं कर रहा हूं जर्नल एंट्री, यहां मैंने करा जर्नल एंट्री। ठीक है, सबसे पहले मैं एसेट को क्लोज करूंगा। पहले मैं क्या करता हूं, रियलाइजेशन अकाउंट में बुक्स अकाउंट में क्लोज करता हूं। तो बुक्स अकाउंट में क्या है, एसेट और लायबिलिटी। सबसे पहले आप एसेट को क्लोज करोगे, तो एसेट को क्लोज करेंगे तो आप कैसे करेंगे, पहली एंट्री हमारी होगी फॉर क्लोजिंग द एसेट, फॉर क्लोजिंग द एसेट्स अकाउंट, फॉर क्लोजिंग द एसेट अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, फॉर क्लोजिंग द एसेट अकाउंट। एसेट को क्लोज करने की क्या एंट्री रहने वाली है, तो हमने कहा दोस्तों फॉर क्लोजिंग द एसेट अकाउंट, तो हमने कहा एसेट का नेचर क्या होता है, आप बताइए। अभी फर्म की बुक में एसेट किस साइड से हो रही होगी, एसेट का नेचर डेबिट नेचर का होता है ना, एसेट तो बैलेंस शीट में से हो रही होगी, पर इसका नेचर क्या होता है, डेबिट नेचर का। तो जब भी मैंने कोई एसेट खरीदी होगी तो मैंने डेबिट करा होगा उसको। जैसे मान लो मेरे फर्नीचर खरीदा तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब कैश में खरीदा, बैंक से खरीदा, किसी भी खरीदा, पर फर्नीचर खरीदने की एंट्री फर्नीचर डेबिट करा होगा ना आपने। तो जब भी कभी कोई एसेट खरीदते हैं तो हम उसको बुक्स अकाउंट में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। अब मुझे बताओ, आज मुझे अपने बुक्स अकाउंट को क्लोज करना है। जब मैं अपने बुक्स अकाउंट में क्लोज करूंगा तो एसेट डेबिट नेचर का है, उसको खत्म करने के लिए मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। ये तो क्लियर होगी आपकी बात, बुक्स अकाउंट को क्लोज करना है ना दोस्तों। अभी एसेट किस नेचर का है, डेबिट नेचर का है, तो इसका जो नेचर है दोस्तों वो डेबिट नेचर है। अगर मैं इसको क्लोज करना चाहूंगा तो मैं क्लोज करने के लिए क्या करूं, क्रेडिट करना पड़ेगा ना। किसी कोई नेचर डेबिट का है, अगर क्लोज करा होगा तो क्रेडिट करते हैं। तो मैंने कहा एसेट को क्लोज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्त, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर किसी एसेट का, अगर एसेट का नेचर डेबिट है, अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हो तो अपोजिट तरफ भेजते हैं।
तो एसेट डेबिट का नेचर था, क्लोज करने के लिए एसेट अपनी फर्म की बुक में एसेट डेबिट साइड पे शो हो रही है, क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दिया। अब क्रेडिट करा, ठीक है, फर्म एसेट क्रेडिट हो गया क्योंकि क्लोज करा है हमने एसेट, क्लोजिंग ऑफ एसेट। अब एसेट तो क्लोज कर दिया, पर एसेट जब हम क्लोज करते हैं तो डेबिट साइड में क्या डालते हैं, तो जब भी हम डेबिट साइड में डालना होता है तो हम एक नया अकाउंट बनाते हैं जिस अकाउंट के अंदर बुक्स अकाउंट क्लोज होते हैं, उसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम होता है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट यहां पर हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हो। और इस एंट्री का कहने का मतलब होता है कि जब आप कोई भी एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो तो हम उसको कहते हैं क्लोजिंग ऑफ एसेट। रियलाइज, जब आप कोई भी एसेट, लिख देता हूं यहां पर, जब कोई भी एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, इस प्रोसेस को क्लोजिंग ऑफ एसेट कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्लोजिंग ऑफ एसेट कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई। तो एसेट को क्लोज करने के लिए क्रेडिट तो करा, पर डेबिट क्या करूं? रियलाइजेशन में। तो इसका मतलब जब भी हम अपनी एसेट को डेबिट साइड से हटाकर क्रेडिट करके उसको रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देते हैं तो इसको हम कहते हैं क्लोजिंग ऑफ एसेट्स। इसको हम क्या कहते हैं दोस्त? क्लोजिंग ऑफ एसेट। तो दोस्तों जब भी मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा, अब मैं क्या बना रहा हूं? रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूं। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से? एसेट्स की वजह से, है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूं, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट होगा। किसकी वजह से? एसेट्स की वजह से। तो यहां लिख देता हूं सन्ड्री एसेट, मतलब सारी एसेट। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? बात यहां पर क्लियर हुई। तो सन्ड्री एसेट यहां पर क्यों डाला गया है? ध्यान सुने, एक रीजन बताता हूं यहां पर सन्ड्री एसेट क्यों लिखा है। जितनी भी फर्म की एसेट होगी पहले डेबिट साइड में डाल देंगे सारी की सारी। क्यों? क्योंकि जब भी एसेट को क्लोज करना होता है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो पर्पस क्या है? पर्पस रियलाइजेशन का यही है कि जब भी कभी आप एसेट को क्लोज करोगे, उसका नेचर अगर डेबिट है तो उसको क्रेडिट करके खत्म करो वहां एंट्री से, और उसको ट्रांसफर कर दो कहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो समझ लेना आपका अकाउंट क्लोज हो गया, मतलब फर्म की बुक से हट गया, अब रियलाइजेशन अकाउंट में शो हो रहा है कि आपकी एसेट इतनी पड़ी हुई है। क्लियर है या नहीं है? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करने की वजह क्या है? एसेट का क्लोजमेंट करना। क्लियर है या नहीं है? बट कुछ ऐसी एसेट्स होती है जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती। कुछ ऐसी एसेट है जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती। क्या, कौन कौन सी एसेट है? देखना यहां पर 3 एसेट्स, सम लिख लो। सम एसेट्स आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कुछ ऐसी एसेट है जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जाएगी, वो किसी और अकाउंट में जाकर क्लोज हो। एसेट तो क्लोज होगी पर किसी और अकाउंट में जाकर क्लोज होगी। तो कोई ऐसी एसेट है, कुछ ऐसी एसेट है जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जाएगी। नॉट ट्रांसफर, क्या लिखा है मैंने? नॉट ट्रांसफर। सर कौन कौन सी एसेट जरा बताइए। देखो पहली एसेट है फिक्टिशियस एसेट। सबका रीजन बताऊंगा क्यों नहीं होती है, रीजन समझना। पहली एसेट है फिक्टिशियस एसेट। अब दोस्तों अगर आपको फिक्टिशियस एसेट का मतलब पता है तो ये ऐसी लॉस होता है, ये ऐसा लॉस होता है। फिक्टिशियस एसेट कोई एसेट नहीं, ये एक ऐसा लॉस होता है, ये एक ऐसा लॉस होता है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है। ये ऐसा लॉस होता है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है। भाई हमने कोई खर्चा किया, हमारा कोई लॉस हो गया, पर उस लॉस को हमने अभी तक पूरा अपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं किया था, इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। जब भी हम अपने सारे खर्चे को पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं दैट्स कॉल्ड राइट ऑफ। राइट ऑफ करना मतलब हमने उसको राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया। अब भाई मेरा कोई लॉस हुआ, मान लो 5 लाख का लॉस हुआ, अभी तक मैंने 2 लाख ही अपना पीएनएल अकाउंट में डालकर लॉस माना है, 3 लाख का लॉस नहीं माना। तो जितना लॉस आप नहीं मानते उसको तब तक एसेट मान लेते हैं, इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट।
तो फिक्टिशियस एसेट कोई एसेट नहीं दोस्तों, एक तरीके का लॉस है। जब ये लॉस है तो लॉस को हम क्लोज नहीं करते। आप समझने की कोशिश करिए, लॉस थोड़ा ना क्लोज होगा दोस्तों, एसेट्स क्लोज होता है ना, सारी एसेट और लायबिलिटी क्लोज होगी, इसलिए हमने इसको नहीं डाला कि फिक्टिशियस एसेट कोई एसेट नहीं, एक तरीके का लॉस होता है। हम एसेट को क्लोज करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, लॉस को क्लोज नहीं करते। क्लियर हो गया नहीं हो गया, समझ में आया क्यों नहीं डाला? तो अगर आपसे कोई पूछे कि फिक्टिशियस एसेट हमने डेबिट साइड में क्यों नहीं डाला, तो आप कहना सर ये तो एसेट होती ही नहीं है, ये तो एक लॉस होता है जो अभी तक हमने अपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं कर रखा होता, हमने उसको राइट ऑफ नहीं कर रखा होता, इसलिए हम इसको एसेट मान लेते हैं टेम्परेरी बेसिस पर। अब ये लॉस जो है, ये लॉस है, इस वजह से रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं गया, रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट का ट्रांसफर होता है, एसेट का क्लोजमेंट ऑफ एसेट होता है। क्लियर है नहीं है? ठीक। दूसरी बात, और क्या नहीं होगा, और कौन कौन सी एसेट है जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी? तो सर लोन गिवन टू पार्टनर, अगर मैं किसी पार्टनर को लोन दे दूं तो बताओ मेरे लिए एसेट है या नहीं है? बिल्कुल एसेट है भाई, मैंने किसी पार्टनर को लोन दे दिया, अगर मैं उससे लोन लूंगा तो लायबिलिटी, दूंगा तो एसेट। भाई ये एसेट ये एसेट हम सेपरेट अकाउंट में क्लोज करते हैं, इस वजह से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। ये एसेट हम सेपरेट अकाउंट में क्लोज करते हैं, ये एसेट हम सेपरेट अकाउंट में क्लोज करते हैं, इसलिए हर एक चीज का रीजन बता रहा हूं, क्योंकि आने वाले टाइम में जब मैं बोलूंगा ना फिक्टिशियस लोन गिवन टू पार्टनर, ये सब नहीं आएगा, तो आपको पता होना चाहिए रीजन क्यों नहीं आ रहा। तो ये एसेट हम सेपरेट अकाउंट में क्लोज करते हैं, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं भेजते, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। ठीक है जी, तो हमने कहा ये एसेट सेपरेट अकाउंट कौन सा होगा, मैंने भी बताया ना, लोन टू अ पार्टनर, अभी नहीं बताया, 4-5 अकाउंट बनाएंगे, लोन बाय पार्टनर टू अकाउंट या लोन बाय फर्म टू पार्टनर अकाउंट, इस वाले अकाउंट में जाएगा ये। इसके लिए सेपरेट अकाउंट बना लिया ना दोस्तों, तो इसके लिए सेपरेट अकाउंट बना लिया, कौन सा, लोन बाय फर्म टू पार्टनर अकाउंट, लोन बाय फर्म टू पार्टनर अकाउंट, इस अकाउंट में जाएगा वो। अब जिस चीज के लिए सेपरेट अकाउंट बनाया है क्लोजिंग के लिए, वो आप रियलाइजेशन में क्यों भेज रहे हो? भाई मैंने एक चीज के लिए सेपरेट अकाउंट बना रखा है, मैंने एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए कोई सेपरेट अकाउंट बना रखा है कि भाई ऐसी ट्रांजैक्शन इस अकाउंट में, इसके लिए सेपरेट अकाउंट है, तो जब सेपरेट अकाउंट है तो हम उसको दूसरे अकाउंट में क्यों भेजेंगे? समझ में आ रहा है? इसलिए लोन जो पार्टनर को दिया जा रहा है वो हमारी एसेट होती है, ऐसी एसेट को हम रियलाइजेशन में नहीं भेजते, क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? सी पार्ट, कैश और बैंक अकाउंट। सर कैश और बैंक अकाउंट भी हमारे लिए क्या होती है? एसेट होती है। अब ये एसेट हम रियलाइजेशन में इसलिए नहीं बेचते, ये एसेट हम इसलिए ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि ये पहले से ही कैश और पहले से ही कैश में कन्वर्टेड है, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही कैश में कन्वर्टेड है, और इसके लिए भी सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। और इसके लिए भी सेपरेट अकाउंट बनाते हैं दोस्तों। भाई कैश और बैंक, ये तो पहले से ही कैश है ना, ये तो ऑलरेडी रियलाइज्ड हो चुका है, इसको रियलाइज करने की जरूरत क्या है? भाई हम वो एसेट को रियलाइज करेंगे ना, उस एसेट को वहां डालकर बेचेंगे। अब मैंने कहा कि अब मैं आपको बताऊं, रियलाइजेशन अकाउंट में वो एसेट जाती है जो आगे बिके, वो जिससे हमारे पे पैसा आए। समझ में आ रहा है? तो मैंने कहा भाई बिल्डिंग में रियलाइजेशन में डालूंगा क्योंकि मुझे इसको बेचना है, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, ये सब मैं रियलाइजेशन में डालूंगा क्योंकि मैं बेचकर पैसा रियलाइज करूंगा। अरे कैश और बैंक ऑलरेडी रियलाइज्ड है भैया, वो पहले से ही कैश में है, तो इसको रियलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी रियलाइज हो चल रहा है। भाई कैश और बैंक तो पहले से ही है, हम वो एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में भेजते हैं जिसको हमें बेचकर रियलाइज करना होता है, उसको कैश लाना होता है। अब कैश और बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी कैश है, तो इसको कहां से रियलाइज करेंगे, तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है।
ठीक है जी। और इसके लिए हम सेपरेट अकाउंट भी बनाते हैं, ये देखो पांचवा अकाउंट हमारा यही था, सेपरेट अकाउंट, बैंक और कैश अकाउंट, तो वहां ट्रांसफर करेंगे इसको। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गया? तो भाई सारी एसेट जितनी एसेट है फर्म के पास सब भेज देंगे, सिर्फ 3 एसेट को छोड़कर, फिक्टिशियस एसेट, लोन टू पार्टनर, लोन गिवन टू पार्टनर और कैश और बैंक। ये 3 एसेट को हम छोड़कर बाकी सारी एसेट हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देंगे। क्या बात क्लियर हो गई? यस। तो सबके रीजन भी समझते चलिए आप। अब जरा बताइए, एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं कि कौन कौन सी एसेट्स होती है। तो सबसे पहले जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो फर्म के पास जितनी एसेट है सब डेबिट कर देना। जब आप फर्म के पास जितनी एसेट होती है सब डेबिट कर देते हो, इसका लॉजिक है कि आपने एसेट को क्लोज कर दिया फर्म की बुक से। दोबारा सुने, जब भी आप फर्म के पास जो बुक्स अकाउंट में बैलेंस शीट में फर्म की एसेट शो हो रही होगी, उन सभी एसेट को डेबिट कर दूंगा, 3 को छोड़कर, ठीक है ना? सारी एसेट डेबिट कर दूंगा। बताओ कौन कौन सी होगी? तो एक हेड बनाएंगे सन्ड्री एसेट करके, और इसमें सब एसेट डाल देंगे। कौन कौन सी होगी? जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, मैं लिख देता हूं, जितनी एसेट होगी सब डाल देना, 3 को छोड़ के, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, जो मेन मेन एसेट होती है वो डाल देता हूं, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग आ तो गया, इन्वेस्टमेंट, डेटर, करंट एसेट और नॉन करंट सब डाल दो, सब। गुडविल, गुडविल भी आएगा दोस्तों, वो भी एसेट है या नहीं है? इंटेंजेबल हो, टेंजेबल हो, करंट हो, नॉन करंट हो, सब डाल दो, सिर्फ 3 छोड़ना बस, फिक्टिशियस एसेट, और आपके पास लोन गिवन टू द पार्टनर और कैश और बैंक, ये सब एसेट छोड़कर एक्सेट्रा लिख दे रहा हूं, और कोई भी एसेट हो सब डाल देना, कंप्यूटर सब, पेटेंट वगैरह सब, इंटेंजिबल टेंजिबल सब डाल देना। और डालने के बाद यहां डाल देना। यहां डालने का रीजन बताओ क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट डेबिट क्यों करी है? क्योंकि मैंने एसेट को क्लोज करा है। एसेट को क्लोज करने के लिए मैंने इन सभी एसेट्स को क्रेडिट करा होगा और रियलाइजेशन अकाउंट को इन सभी एसेट से डेबिट कर दिया होगा। तो एसेट को क्लोज करने के लिए सभी एसेट रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे शो होती है। क्लियर हो गया यहां तक? अब थोड़ा एसेट को डिटेल में चलते हैं। अभी एसेट खत्म नहीं हुआ, बहुत एसेट और लायबिलिटी थोड़ा बड़े हैं, जैसे ही वो खत्म होंगे तो छोटे छोटे हैं सारे। ये एक एंट्री हुई एसेट के अंदर, पहली एंट्री। क्लियर हो गया? सारी एसेट, सन्ड्री एसेट लिख देता हूं यहां पर, सन्ड्री मतलब सारी जितनी भी है, सब मैं लॉजिक देते हुए जा रहा हूं, सब में हिंदी लिख रहा हूं जिससे आपको पता चले कि क्या लॉजिक है। अब सेकंड पॉइंट लिखते हैं सब। सेकंड एंट्री देखो, अच्छा एक मिनट, ये चलो मेन एंट्री कर देते हैं, याली मेन एंट्री कर देते हैं। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट बनाते हैं। तो एसेट के क्लोजमेंट के अंदर बहुत सारे पार्ट आते हैं। पहला पार्ट हो गया, ये लिख देता हूं, प्रोविजन और रिजर्व, प्रोविजन और रिजर्व अगेंस्ट एसेट, अगेंस्ट एन एसेट। तो दोस्तों अगर आपने किसी एसेट से रिलेटेड कोई प्रोविजन और कोई रिजर्व बना रखा है, बताओ कौन कौन सा होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। जो आईएफआर होता है वो प्रोविजन और रिजर्व होता है जो किसी अगेंस्ट एसेट पे बनता है। तो अगर आपने कोई प्रोविजन और रिजर्व किसी भी एसेट पे बना रखा है, किसी एसेट के अगेंस्ट बना रखा है, तो उसका ट्रीटमेंट भी करा जाएगा। यहां पर सर क्या किया जाएगा जरा देखेंगे। देखिए, जब आप कभी भी प्रोविजन बनाते हैं तो अब मैं आपको बता दूं, प्रोविजन का नेचर क्रेडिट होता है, आपको पता है, और वो आप एसेट में से माइनस करके भी शो करते हो। जैसे आपने बनाया मशीन पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया आपने, तो आप क्या कर देते? मशीन में से लेस कर देते प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या दूसरा तरीका भी होता था, एक बैलेंस शीट में शो कर देते थे। दो तरीके हैं ना, या तो प्रोविजन वो रिस्पेक्टिव एसेट से माइनस कर दो, या प्रोविजन को लायबिलिटी साइड में डाल दो, तो ऑटोमेटिकली दिखाया जाता है प्रोविजन का क्रेडिट इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है? क्रेडिट। और एसेट का क्या होता है? डेबिट इफेक्ट। तो मैंने कहा अगर आपने कोई प्रोविजन बना रखा है तो उसकी रिस्पेक्टिव एसेट तो आपने रियलाइजेशन के डेबिट साइड में भेज दी है ना, तो उसका रिलेटेड प्रोविजन आप रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे भेजना। ये कह रहा है कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि एसेट को डेबिट साइड में इसलिए करा क्योंकि एसेट का नेचर डेबिट होता था, खत्म करने के लिए क्रेडिट करा और भेज दिया रियलाइजेशन में। पर प्रोविजन का नेचर क्रेडिट होता है, खत्म करने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा और रियलाइजेशन को क्रेडिट करना पड़ेगा। अभी एंट्री समझाऊंगा, पहले मैं इतना लिख देता हूं क्या लिखा है, इतना लिखेंगे आप।
ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, व्हेन एन एसेट इज ट्रांसफर टू realization account, when an asset is transferred to realization account, its corresponding its corresponding corresponding provision और रिजर्व, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान सुन लीजिए दोस्तों, इज ऑल्सो ट्रांसफर, ऐसे लिखो, इस प्रोविजन एग्जिस्टिंग इन लायबिलिटी साइड, existing in the liability side of balance sheet, existing in the liability side of balance sheet, is also transferred to realization account in credit side। कहां ट्रांसफर होगा, क्रेडिट साइड पे। प्रोविजन जो है वो कहां ट्रांसफर होंगे, क्रेडिट साइड। सर ऐसा क्यों क्रेडिट साइड पे क्यों होगा, क्योंकि प्रोविजन का नेचर क्रेडिट होता है, खत्म करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट क्या करे फिर, रियलाइजेशन। ठीक है जी। तो एंट्री देखे सर, एंट्री देखे, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पे दोस्तों एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मान लो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, इसके रिगार्डिंग मैंने आईएफआर बना रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। मुझे बताओ कहां से होगा आईएफआर, क्रेडिट साइड पे, लायबिलिटी साइड पे होगा ना। आईएफआर कहां से होता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे, क्रेडिट नेचर का होता है। आईएफआर बना रखा है 1 लाख रुपए का, मतलब मुझे लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज होने की वजह से अगर कोई लॉस हो जाता है तो उस लॉस को मैं आईएफआर से रिकवर करूंगा। अब मुझे बताओ, मेरे को दो चीज है, मेरे को दो चीज को खत्म करना है। मैंने इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यू नहीं करा, आज बुक डिजोल्व हो रही है फर्म, अरे रिवैल्यूएशन तो रिवैल्यू तो तब करूंगा ना जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, आज तो फर्म का डिसोल्यूशन का टाइम है। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है और हमारे पास आईएफआर है 1 लाख रुपए का, तो हम क्या करेंगे इस टाइम पे, इन्वेस्टमेंट को रियलाइजेशन अकाउंट बेच कर इन्वेस्टमेंट को खत्म करेंगे और आईएफआर को खत्म करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट का नेचर डेबिट नेचर का होता है और आईएफआर क्रेडिट नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि ये एसेट साइड पे शो करता है और ये लायबिलिटी साइड में शो करता है। तो अगर कोई भी एसेट से अगेंस्ट कोई प्रोविजन या रिजर्व बनाया गया होगा तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, जैसे एसेट को हम क्लोज करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके, ऐसे ही उसके अगेंस्ट जो प्रोविजन बनाया गया था उसको भी क्लोज करेंगे। तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर कोई भी प्रोविजन या रिजर्व अगेंस्ट एसेट के अगेंस्ट बनाया होगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो मैं वही बता रहा हूं, अगर कोई भी प्रोविजन और रिजर्व एसेट के अगेंस्ट बनाया होगा, जो जिस तरीके से एसेट को ट्रांसफर करते हुए रियलाइजेशन में, उससे रिलेटेड प्रोविजन भी ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर हो गया, पर ट्रांसफर करने का तरीका अलग है। इसके अंदर जो एंट्री होगी, पहले इन्वेस्टमेंट का नेचर है डेबिट, खत्म करने के लिए क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट। अरे यार किसी अकाउंट में ट्रांसफर करने के पहले एक अकाउंट को खत्म भी तो करना पड़ेगा, तो मैंने कहा इन्वेस्टमेंट को मैंने क्रेडिट करके खत्म कर दिया और उसको भेज दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि मैं जब किसी भी बुक्स अकाउंट में क्लोज करता हूं तो उसको ट्रांसफर कर देता हूं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो मैंने एंट्री पास करी एसेट की 5 लाख 5 लाख। अब जब बात इससे रिलेटेड प्रोविजन की है तो आईएफआर का नेचर दोस्तों क्रेडिट नेचर का है, आईएफआर को खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो देखो अब एंट्री में थोड़ा सा चेंजमेंट आया, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया या नहीं आया, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हमने इसको क्या बोला, लायबिलिटी बोला। क्या बोला इसको, लायबिलिटी। तो जब मैं एसेट रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा तो यहां लिख दूंगा बाय, एक हेड डालूंगा बाय सन्ड्री लायबिलिटी, यह एक हेड डाल देता हूं बाय सन्ड्री लायबिलिटी, और सबसे पहले मेरा वर्ड आएगा आईएफआर, ऑल रिजर्व्स अगेंस्ट एसेट, ऑल रिजर्व्स या प्रोविजन अगेंस्ट एसेट। एसेट से अगेंस्ट कोई रिजर्व या प्रोविजन बनाया गया होगा वो हम कहां डाल देंगे दोस्तों, वो हम क्रेडिट साइड पे डाल देंगे रियलाइजेशन के एंट्रीज का ही ना। रिजर्व का नेचर क्या होगा, क्रेडिट,
अब उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट, तो रियलाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये एक सेंटेंस समझ में आई। तो पहली ट्रीटमेंट समझ में आई कि अगर कोई भी रिजर्व या प्रोविजन एसेट के अगेंस्ट बनाया गया होगा तो उस एसेट को भी ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और उससे रिलेटेड कोई रिजर्व होगा तो उसको भी ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। पर फर्क कितना सा है, एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड पे, और उसका रिलेटेड प्रोविजन रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है, क्योंकि डिपेंड ऑन दी नेचर। खत्म हो गया ए पार्ट। बी पार्ट देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास डेटर है, डेटर 50,000 रुपए के आपके डेटर्स हो रहे हैं। आपने बना रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब ये देखो, जो प्रोविजन आपने बनाया है क्या वो एसेट के अगेंस्ट है? हाँ, ये डाउटफुल डेब्ट का जो प्रोविजन है वो डेटर के अगेंस्ट है। अब मुझे लग रहा है कि भाई 10,000 रुपए के डेटर हमें पैसा नहीं देंगे। अब ऐप डिजोल्व होगी फर्म। अब क्या सोचता मैं कि 10,000 का पैसा फ्यूचर में नहीं आएगा, फर्म आज ही डिजोल्व हो गई। तो ऐसे केस के अंदर जो प्रोविजन आपने बनाया है असेट के अगेंस्ट, उसको भी राइट, उसको भी खत्म करा जाएगा। और किस तरीके से खत्म करेंगे बताओ जरा। हम कहेंगे डेटर का नीचे डेबिट है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, और एंट्री करनी पड़ेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई भी प्रोविजन और रिजर्व एसेट के अगेंस्ट होगा तो उसको भी सेम ट्रीटमेंट करी जाएगी, पर डिपेंडिंग ऑन द नेचर हम उसको ट्रांसफर करेंगे। डेटर के नीचे डेबिट था, खत्म करने के लिए कर दिया क्रेडिट, और रियलाइजेशन को कर दिया डेबिट, 50,000 और 50,000। बी, अब प्रोविजन फॉर डीडी का नेचर क्या है, क्रेडिट, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड में आता है। लायबिलिटी साइड में कहां आता है सर, ये तो एसेट साइड में आता है। अरे एसेट साइड में आता तो है, पर डेटर में से माइनस होता है ना दोस्तों। अब डेटर में से या तो माइनस कर लो, एसेट को या तो कम कर लो, या लायबिलिटी साइड में भेज दो, बात एक ही होती है ना। तो दोस्तों ये आएगा, इसका नेचर क्रेडिट नेचर का है। जब भी आप प्रोविजन फॉर डीडी बनाते हो ना, क्रेडिट करते हो आप, बेसिक आप अगर आपका बेसिक अच्छा है तो। प्रोविजन फॉर डीडी क्रेडिट नेचर का है, खत्म करने के लिए मुझे इसको डेबिट करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट, खत्म कर दिया। और खत्म कैसे करेंगे, ट्रांसफर करके टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये बात क्लियर होगी। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चले जाएगा। समझ में आ गया? तो किसी भी एसेट से रिलेटेड कोई प्रोविजन और रिजर्व होगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। तो ए पार्ट खत्म हुआ एसेट से रिलेटेड। ये एसेट से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन है। बी पार्ट पे आ जाओ, फिक्टिशियस एसेट। अब मैंने ऊपर ये बताया था कि फिक्टिशियस एसेट रियलाइजेशन में नहीं आएगा, तो फिर कहां पर आएगा। ये एक ऐसा लॉस होता है ना। ये बताया था ना ऊपर, क्या बताया था मैंने ऊपर, बताया था कि फिक्टिशियस एसेट रियलाइजेशन में नहीं आएगा क्योंकि ये लॉस है, एसेट नहीं है। तो फिर कहां पर आएगा वो यहां पर बताना है। ठीक है जी, कहां पर आएगा लिखना, इट इज अ लॉस, इट इज अ लॉस विच कैनॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एक लॉस है, इसलिए हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि एसेट्स ट्रांसफर होती है। अच्छा, तो इट कैन ट्रांसफर टू, तो इट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ये लॉस हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट कर लेंगे। तो ये ऐसा लॉस है जो हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं करा, मतलब तो मैंने समझा दिया फिक्टिशियस एसेट का, है ना। तो ये एक लॉस होता है, इसलिए हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। तो फिर इस लॉस को कहां ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और डायरेक्टली वहां से डिडक्ट कर लेते हैं जी। सर फिक्टिशियस एसेट किस चीज टाइप के लॉस होते हैं, तो एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि एक आपको बहुत दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट की डेबिट साइड पे दिखेगा, एसेट साइड पे दिखेगा। डेबिट नीचे में प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा, और कहां दिखेगा, एसेट साइड में दिखेगा ये। कभी कभी आपको दिखता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, कभी कभी आपको दिखता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सब क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो मतलब होता है ना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, वही फिक्टिशियस एसेट होती है। तो ये सब कहां दिखते हैं दोस्तों, एसेट साइड में दिखते हैं। तो ये एक तरीके का एग्जांपल है। तो अगर ऐसा कुछ आपको एसेट साइड में दिखता है तो इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये लॉस होते हैं, इसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जब मैं लॉस का नेचर क्या है, इनका नेचर क्या है मुझे बताओ, डेबिट नेचर क्या है। जब मैं इनको खत्म करूंगा तो क्या करूंगा,
जब मैं इनको खत्म करूंगा तो क्रेडिट करूंगा, कि भी किसी भी अकाउंट को खत्म करने के लिए उसके नेचर के अपोजिट जाते हैं। तो मैं एंट्री करूंगा टू पीएनएल अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको सबको क्रेडिट कर दिया, खत्म हो गया लॉस। और जब मैं लॉस खत्म करूंगा तो कहां ट्रांसफर करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर की कैपिटल लॉस को रिकवर करने से बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो फिक्टिशियस एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, तो फिर कहां जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और ये लॉस होता है, इससे पार्टनर कैपिटल अकाउंट की, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाता है। तो रिड्यूस करने के लिए डेबिट करना पड़ता है पार्टनर की कैपिटल को, है ना। हो गया खत्म एंट्री, क्लियर हो गई दोस्तों, बात समझ में आ गया। सी पॉइंट पे चलते हैं। अगर बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर का कोई करंट अकाउंट दिख रहा है, होता है ना, कैपिटल अकाउंट दिखता है, एक करंट अकाउंट नहीं दिखता, इतना पूरा पार्टनरशिप बढ़कर आ गए, करंट अकाउंट भी तो शो होता है पार्टनर का। तो अगर वो दिख रहा है तो क्या करेंगे, करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट एसेट साइड में दिख रहा है, भाई करंट अकाउंट एसेट साइड में भी दिखता है और लायबिलिटी साइड में भी दिखता है। तो जब मैं लायबिलिटी वाले केस पाऊंगा तो फिर दोबारा लिखूंगा करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर कैपिटल पार्टनर्स, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो क्योंकि करंट अकाउंट एसेट में भी दिख सकता है और लायबिलिटी में, अभी एसेट पढ़ा रहा हूं तो एसेट में करंट अकाउंट दिखता है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा भाई, करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, रिलायंस में थोड़ी ना। ये तो कैपिटल हो गया ना एक तरीके का, उसका पैसा, किसका पैसा, पार्टनर का पैसा। तो पार्टनर का पैसा है करंट, अब करंट के नाम से हो या कैपिटल के नाम से है, तो पार्टनर का पैसा, तो उसकी पार्टनर के पैसे को देंगे। तो करंट अकाउंट में अगर कोई बैलेंस पड़ा हुआ है या कुछ पड़ा हुआ है तो हम उसको कहां भेज देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, आप मुझे बताओ, अगर पार्टनर करंट अकाउंट एसेट साइड में शो करता है तो उसका मतलब क्या होता है, ये अब सोचो क्या मतलब होता है। अगर हमारी फर्म की बैलेंस शीट में करंट अकाउंट शो हो रहा है, मान लो ए करंट अकाउंट शो हो रहा है एसेट साइड में, तो इसका मतलब है कि हमें ए से पैसा लेना है, हमारे लिए एसेट है। और अगर वही चीज लायबिलिटी साइड में शो हो रहा होता तो हमारे लायबिलिटी का मतलब हमें पैसा देना है। तो करंट अकाउंट के दो नेचर होते हैं, एक डेबिट नेचर, एक क्रेडिट नेचर। लिख देता हूं, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर का है वो पार्टनर को दे दो। अब करंट के दोस्तों दो नेचर होते हैं, एक डेबिट नेचर का होता है, एक क्रेडिट नेचर का होता है। करंट अकाउंट अगर डेबिट नेचर का है तो ये एसेट में शो हो रहा है, इसका मतलब, पूरा लिख देता हूं, इसका मतलब फर्म को पार्टनर से पैसा लेना है, इसका मतलब फर्म को पार्टनर से पैसा लेना है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, फर्म को पार्टनर से पैसा लेना है। अगर करंट अकाउंट का नेचर क्रेडिट नेचर का है, ये पक्का लायबिलिटी साइड में शो हो रहा है, तो लायबिलिटी साइड में नहीं शो हो रहा है, इसका मतलब हमें पैसा देना, हमारे ऊपर लायबिलिटी। अरे फर्म की एसेट और फर्म की लायबिलिटी होती है, फर्म की एसेट है इसका मतलब हमें पैसा लेना है, और फर्म की लायबिलिटी है उसका मतलब हम कौन है, फर्म, तो हमें पैसा देना है। इसका मतलब फर्म को, फर्म को पार्टनर को पैसा देने हैं। क्लियर होगी बात। तो इन दोनों की एंट्री डिफरेंट होगी। अगर मैंने कहा करंट अकाउंट का नेचर डेबिट है, अब इसके अंदर फर्दर एंट्री हो गई, मैं दोनों एंट्री इकट्ठा कर दे रहा हूं क्योंकि लायबिलिटी में अलग से नहीं बताने का फायदा है, क्या करूंगा लायबिलिटी बताकर, है तो लायबिलिटी का केस पर कर देते हैं यहीं पर, है ना, साथ के साथ तो सही रहेगा। तो इफ करंट अकाउंट किसी भी पार्टनर का, ए बी सी पार्टनर का करंट अकाउंट, ए का करंट अकाउंट डेबिट साइड में एसेट साइड में शो कर रहा है, या बी का या सी का, किसी का भी करंट अकाउंट शोन इन
एसेट साइड, शोन इन एसेट साइड। अगर किसी भी करंट अकाउंट का कोई भी करंट अकाउंट अगर अगर करंट अकाउंट एसेट साइड में शो कर रहा है तो उसका नीचे डेबिट है। अब खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। जिस पार्टनर करंट अकाउंट शो रहा है उस पार्टनर का नाम आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ लिखता हूं पार्टनर करंट अकाउंट, जिस पार्टनर का बैलेंस एसेट साइड में शो कर रहा है उसका नाम आ जाएगा ना, तो पार्टनर करंट अकाउंट, जिसका एसेट साइड में शो रहा खत्म कर दोगे और कहां पे देंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, उसी कैपिटल से डिडक्ट कर लेंगे। भाई अगर पार्टनर करंट अकाउंट, मान लो ए पार्टनर है, ए का करंट अकाउंट शो हो रहा है एसेट साइड में, इसका मतलब हमें ए से पैसा लेना है, तो कहां से निकालेंगे उसका पैसा? उसकी कैपिटल अकाउंट से, उसकी कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगी, तो आ जाएगा ए कैपिटल अकाउंट टू ए करंट अकाउंट। क्लियर है नहीं है? और इफ करंट अकाउंट शो इन द लायबिलिटी साइड, इसका मतलब हमें पैसा देना है, तो उसकी कैपिटल अब बढ़ जाएगी। इफ करंट अकाउंट शो इन लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड में करंट अकाउंट का सोने का मतलब क्या होता है पता है आपको? हाँ सर पता है कि इसका मतलब फर्म को पैसा देना है पार्टनर को। मान लो बी का करंट अकाउंट शो हो रहा है लायबिलिटी साइड में, तो बी को पैसा देना है, तो बी करंट अकाउंट की कैपिटल करंट अकाउंट खत्म हो जाएगा क्योंकि नीचे क्रेडिट है, करंट अकाउंट का नीचे क्रेडिट है, खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो पार्टनर करंट अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर डेबिट, और टू इसको कहां भेज देंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट का पैसा जब हम पार्टनर को देंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया सर? अब एक लास्ट रह गया, तीन चीजें थी ना, एक लास्ट रह गया करंट, ये बी पार्ट हो गया ना हमारा, फिक्टिव एसेट हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। डी पार्ट, लोन टू अ पार्टनर, लोन टू अ पार्टनर, इसका मतलब क्या है? पार्टनर को फर्म ने लोन दिया, इट मीन लोन गिवन बाय पार्टनर, इट मीन लोन गिवन बाय फर्म, इट मीन लोन गिवन बाय फर्म टू अ पार्टनर। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो हमारे लिए एसेट है, ठीक है? तो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, हमारे लिए एसेट है, तो अब किस नाम से आएगा? अब इसकी एंट्री करेंगे, ये हमारे एसेट है तो किस नाम से करूंगा? लोन टू पार्टनर, लोन टू पार्टनर, ये हमारे लिए क्या है? एसेट्स है, क्योंकि हमने फर्म ने लोन दिया है, तो इसका नेचर क्या है? डेबिट, तो इसके सेपरेट अकाउंट खुलेगा, एक अकाउंट खुलेगा दोस्तों, इसका क्या करेगा? एक अकाउंट ओपन होगा। और अगर हमने लोन पार्टनर को दिया है तो हम पार्टनर की कैपिटल से ले लेंगे, सिंपल। अरे यार मैंने लोन पार्टनर को दिया था, मान लो आप हम फर्म है, फर्म ने ए को लोन दिया था 1 लाख रुपए का, अब फर्म उसकी कैपिटल से 1 लाख रुपए चार्ज कर लेगा, तो ठीक है, तो लोन टू अ पार्टनर का नेचर एसेट है, और ये क्या करेंगे? इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोन टू पार्टनर को करना पड़ेगा क्रेडिट। आप समझिए क्रेडिट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अब मैं कह रहा हूं भाई मुझे लोन नहीं दे चढ़ाना, अब मैं तेरी कैपिटल को डिडक्ट कर लूंगा, ये लोन तेरी कैपिटल से चार्ज कर लूंगा, तो इसका मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट अब कम हो जाएगी, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर। तो जो लोन पार्टनर को दिया जा रहा है, दिया गया है, वो लोन खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि एसेट नेचर का है, और उसको चार्ज कर लेंगे उसकी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से, तो ये एंट्री होगी, इसका एक सेपरेट अकाउंट खुलता है, देखो खुल गया ना सेपरेट अकाउंट, लोन टू अ पार्टनर, और कहां से चार्ज कर रहे हैं? पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से। क्लियर हो गया? और यहां पर एसेट खत्म हुआ है, यहां पर दोस्तों एसेट खत्म हो गया। क्लियर है नहीं है? एसेट का ट्रीटमेंट फॉर क्लोजिंग, ये सारी एसेट का ट्रीटमेंट था जो खत्म हो गया। अब फॉर क्लोजिंग अ लायबिलिटी, जैसे हमने एक हेड बनाया था, मेन क्वेश्चन बताया था ए वाला, इसको फर्स्ट पॉइंट दे दो, फॉर क्लोजिंग एसेट अकाउंट। अब मैं स्टार्ट करूंगा फॉर क्लोजिंग लायबिलिटी अकाउंट। ये सब ना छोटी छोटी एंट्री, बड़ी सिंपल सिंपल, आगे जरा मुश्किल मुश्किल आएगी। फॉर क्लोजिंग लायबिलिटीज अकाउंट, तो लायबिलिटी अकाउंट जितने भी इसको क्लोज करेंगे। अब आपको पता चल गया क्लोज कैसे होगा। भाई लायबिलिटी का नेचर बताओ क्या है? क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट, और कहां भेजना पड़ेगा? रियलाइजेशन अकाउंट पर। अगर कुछ लायबिलिटी ऐसी होती है जो हम रियलाइजेशन में नहीं भेजते, जैसे कुछ एसेट नहीं भेजते, ऐसी कुछ लायबिलिटी नहीं भेजते। लो भाई, तो हमने कहा भाई लायबिलिटी अकाउंट को क्लोज करने की क्या एंट्री होगी? भाई लायबिलिटी का नेचर क्या है? ये
क्रेडिट नेचर है, खत्म करने के लिए मुझे इसको करना पड़ेगा डेबिट। तो एंट्री पर करूंगा सन्ड्री लायबिलिटी, सन्ड्री मतलब सारी जितनी आ गई, पर कुछ लायबिलिटी छोड़कर। सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट क्यों करा? क्योंकि नेचर क्रेडिट था, खत्म करने के लिए अपोजिट करते हैं। और कहां भेजेंगे इसको? रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देंगे, और ये मैं ऑलरेडी डाल चुका। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट देखेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है सन्ड्री लायबिलिटीज के नाम से। देखो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है दोस्त? क्रेडिट हो रहा है सन्ड्री लायबिलिटी के नाम से, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो सारी लायबिलिटी है सब आ जाएगी, जैसे क्रेडिटर हो गया, जैसे पीपी हो गया, बैंक लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, पर कुछ लायबिलिटी है जो नहीं आएगा, जैसे कि मिसिस लोन हो गया। मिसिस लोन का मतलब क्या है? थर्ड पार्टी लायबिलिटी आएगी यहां पर। भाई मिस्टर ए पार्टनर है, अगर उनको लोन दे रहा है तो नहीं, उनसे लोन लिया है तो वो नहीं आएगा। मिस्टर ए पार्टनर से रिलेटेड कोई भी लोन नहीं आएगा। पार्टनर की अगर वाइफ है वो तो ना हमारी पार्टनर। आप समझना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट समझना, अगर कोई पार्टनर है उससे अगर लोन लिया जा रहा है या लोन दिया जा रहा है वो कभी रियलाइजेशन में आएगा, उसकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होता है। पार्टनर से लोन लूंगा तो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होगा, और अगर पार्टनर को लोन दे रहा हूं तो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होगा। पर दोबारा सुनना, पार्टनर से लोन नहीं लिया, पार्टनर की वाइफ से लोन लिया है तो वो हमारी थर्ड पार्टी हो गई ना दोस्तों, वो तो ना हमारी पार्टनर, तो हम उसको रिलेशन में डालेंगे, थर्ड पार्टी डालेंगे, भले ही वो पार्टनर की वाइफ हो। हमारे लिए वाइफ का मतलब नहीं है, हमने तो पार्टनर से नहीं लिया, उसकी वाइफ से लिया, हमारे लिए थर्ड पार्टी है जी। समझ में आ रहा है? पार्टनर से रिलेटेड लोन, और चाहे वो देना चाहे वो लिया गया हो चाहे वो दिया गया हो, वो पार्टनर से रिलेटेड लोन चाहे लेना देना वो कभी भी उसमें नहीं आएगा रिलेशन में। कहां आएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि वहीं से एडजस्ट करेंगे। अगर पार्टनर को पार्टनर से लोन लिया है तो हम जब देंगे तो पार्टनर कैपिटल बढ़ जाएगी, और अगर पार्टनर को लोन दिया था तो जब लेंगे तो पार्टनर कैपिटल घट जाएगी, वो हमने सीखा अभी ऊपर। बट पार्टनर की वाइफ यहां पर कंफ्यूज करता है, यहां पर क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। वो कहता है मिस्टर ए इज अ पार्टनर और मिसिज ए ने लोन दिया है फर्म को, तो स्टूडेंट क्या करता है? मिस्टर ए के कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है, पर गलत है। भाई मिसिज ए का लोन है ना, तो मिसिज ए को मिलना चाहिए, मिस्टर ए की कैपिटल अकाउंट से क्यों डिडक्ट कर रहे हो? समझ में आ रहा है? तो अगर कोई पार्टनर ए है और उसकी कोई वाइफ है, उस वाइफ ने बिजनेस को लोन दिया है, तो इसका मतलब वो हमारी वाइफ थर्ड पार्टी होगी, वो पार्टनर नहीं है। वो कंफ्यूज करने के लिए वाइफ बना देते हैं। मान लो मिसिस आप एक है, मान लो एक लड़की है मिसिस ए है और वो पार्टनर है, मिसिस सोनम मान लेते हैं, सोनम कपूर, तो सोनम कपूर पार्टनर हो गई। अब उसके जो हस्बैंड है ना, अब किसका नाम ले लिया यार, फेमस सेलिब्रिटीज। अच्छा तो मान लो कोई भी पर्सन है यार, छोड़ो, तो मैंने कहा मान लेते हैं कोई एक जो पार्टनर है वो लड़की है, ठीक है ना। अब उसका जो हस्बैंड है उसने लोन दिया है, अब ये वाइस वर्सा हो गया, तो पार्टनर ने तो नहीं दिया ना, उसके हस्बैंड ने दिया, तो हमारी थर्ड पार्टी होगी, वो आएगा यहाँ पर। तो इसे लिख दिया मिसिज लिया, ये डिपेंड कर, मिसिज लोन जाता रहेगा क्योंकि हम मान के चलते हैं मिस्टर जो है ना वो पार्टनर है, तो मिस्टर ए पार्टनर है तो मिसिज ए का लोन हमारे थर्ड पार्टी होगा, वो यहां पर आएगा। क्लियर है ना? पार्टनर रिलेटेड लोन कभी भी रियलाइजेशन में नहीं आता। ये बात क्लियर हो गई? उसकी वाइफ का लोन हमारे लिए क्यों आ रहा है? क्योंकि वो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के सारे लोन सारी लायबिलिटी रियलाइजेशन में आती है। ये भाई क्रेडिटर भी तो थर्ड पार्टी हो गए, बैंक भी तो हमारी थर्ड पार्टी हो गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी तो थर्ड पार्टी है जिसको पैसा देना है, ठीक है ना, ये सारी थर्ड पार्टी है, तो उसका मिसिज लोन है वो भी थर्ड पार्टी है। क्लियर हो गया यहां तक एंट्री? ठीक है सर। अब लिखना सम लायबिलिटी is not transfer in रियलाइजेशन अकाउंट। कुछ लायबिलिटी ऐसी होती है जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती, बाकी सब होती है। मैंने कहा जो मैं कुछ बता दूं बस वो छोड़कर बाकी सब डाल देना, ठीक है। पहली एंट्री पार्टनर्स लोन अकाउंट, इसका मतलब लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर। पार्टनर से लोन लेना हो या पार्टनर को लोन दिया गया हो, यह पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होता है। पार्टनर लोन अकाउंट जो है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होगा, रियलाइजेशन में नहीं होगा। इसके लिए सेपरेट अकाउंट है पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
तो लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर इज ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर इज ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वहां से एडजस्ट करेंगे भाई। भाई पार्टनर को, फर्म ने पार्टनर को 1 लाख रुपए देना है और उससे हमने 20,000 का लोन भी लिया था, तो अब फर्म कितना देगी? 1,20,000 रुपए, तो वहां एडजस्ट होगा ये। सेकंड पॉइंट है, लायबिलिटी साइड में 2 आइटम दिखते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होते हैं, एक तो पार्टनर लोन अकाउंट होगा और एक पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट होगा। एक पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट दिख रहा होगा भाई। लायबिलिटी साइड में 2 चीज दिख सकती है, एक तो पार्टनर का लोन अकाउंट, पार्टनर का लोन अकाउंट मतलब ए ने लोन दिया तो ए लोन अकाउंट आ जाएगा, पर मिसिज ए लोन अकाउंट वो थर्ड पार्टी है, वो वहां आएगा, ठीक है ना सर। पार्टनर से रिलेटेड लोन नहीं आते रियलाइजेशन में, ये बात ध्यान रखना। पार्टनर जो नहीं है उसका आ जाएगा वहां पर, वो लायबिलिटी है। तो कंफ्यूज करेगा देखना क्वेश्चन में, आपको मैं बताते चलूंगा, वो तो दिक्कत नहीं है। पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट ये भी लायबिलिटी साइड में शो होता है। अब भाई इसके लिए तो सेपरेट अकाउंट है, तो इसके लिए तो वहीं रिकॉर्ड करेंगे, रिलेशन में नहीं आएगा। सेपरेट अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर दिस। इसके लिए तो भैया सेपरेट अकाउंट बना रखा है, पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट के लिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए, और करंट अकाउंट सब लोन वन पार्टनर से रिलेटेड सब वहां आएगा। तो सारी लायबिलिटी डाल देना आंख बंद करके, सब जो है लायबिलिटी में सब डाल देना, 2 को छोड़कर। एक पार्टनर का लोन, सिर्फ पार्टनर का, पार्टनर की वाइफ का नहीं या पार्टनर का हस्बैंड का नहीं, है ना, और एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो 2 चीज ना डालकर बाकी सारी रिकॉर्ड कर देना एंट्री, ठीक है। और 1-2 चीज और होती है, एक वो होता है, याद करो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। ये तो मैं आपसे डिस्कस कर चुका ना ऊपर। भाई आपके पास कोई रिजर्व दिख रहा है आईएफआर में या प्रोविजन दिख रहा है, तो वो आप डालते हो, नहीं है क्या कहते हैं, सॉरी एसेट से रिलेटेड जो रिजर्व और प्रोविजन होते हैं वो तो डालते हो, पर कभी कभी आपको दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट नेचर का, कभी कभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा क्रेडिट नेचर का लायबिलिटी साइड में, कभी कभी आपको दिखेगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोल सकते हैं इसको, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे करके दिखता है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट करके दिखता है, ठीक है। या कभी कभी वो दिखता है इतना, ठीक है। तो अगर कहीं बैलेंस शीट में आपको पीएनएल अकाउंट क्रेडिट करके दिख रहा है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट करके शो हो रहा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व करके शो हो रहा है, तो याद करो हम उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इस ट्रांसफर टू, शुरू से ये करते हुआ है, इस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। अगर कोई आपको रिजर्व दिख रहा है, रिजर्व जो कि वाला रिजर्व दूसरे तरीके का रिजर्व है, कैसे, जैसे कि आप मान के चल सकते हो, वो यार वो नहीं था, जर्नलिज्म, जर्नलिज्म, ये रिजर्व कौन सा है, जर्नलिज्म। अरे एक वो था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो आएगा, जर्नलिज्म नहीं आएगा, ठीक है। जर्नलिज्म क्या करते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है जी। तो WCR जो है वो आ जाएगा दोस्तों, वो रिजर्व जो है, वो रिजर्व जो है लायबिलिटी ट्रीट करता है, पर ये रिजर्व लायबिलिटी नहीं, प्रॉफिट का पार्ट होता है। जनरल रिजर्व जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है एक स्पेसिफिक रिजर्व है दोस्तों, तो वो किसी पर्पस के लिए बनाया जाता है, उससे लायबिलिटी अराइज हो सकती है, पर ये वाला जनरल रिजर्व से कभी लायबिलिटी अराइज नहीं होती, इसलिए ये वाला ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है ना। तो मतलब 3 चीज, रिजर्व में कौन सा नहीं आएगा, जनरल रिजर्व नहीं आएगा, ये ट्रांसफर होते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, रियलाइजेशन में नहीं होते, बस ये 3 चीज छोड़कर बाकी सारी लायबिलिटी ट्रांसफर कर देना, ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर हो गया यहां तक। बट दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर ना कुछ पार्ट जो होता है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और कुछ पार्ट जो होता है वो आपके पास कहां ट्रांसफर होता है, रियलाइजेशन अकाउंट पे। सर कौन सा पार्ट वर्कमैन कंपनसेशन, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन के अंदर जरूर पूछा जा सकता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और देखना आपको कंफ्यूज कर देगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन की मदद से हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कौन सा समझते हैं ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो कोई कौन सा अलग वाला कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ एंट्री सीखेंगे, कौन सा पार्ट रियलाइजेशन में जाएगा और कौन सा पार्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देखो जो पार्ट लायबिलिटी वाला होगा ना वो पार्ट जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, और जो लायबिलिटी वाला नहीं होगा वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, फिर नॉर्मल रिजर्व बन गया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पर ऐसा एसेट में नहीं होता, एसेट के अंदर एसेट्स के अगेंस्ट जो रिजर्व बनाया होता है वो तो इमीडिएटली भेज देना वहां पर आप, उसमें नहीं होता कुछ पार्ट वगैरह, पर जो लायबिलिटी के अगेंस्ट रिजर्व होता है किसी चीज के लिए स्पेसिफिक रिजर्व बनाया जाता है, तो डिपेंड करता है कि उससे कोई लायबिलिटी अराइज हुई, अगर हुई तो रियलाइजेशन में जाएगा लायबिलिटी वाला पार्ट, और अगर नहीं हुई तो वो कहां जाएगा,
कैपिटल अकाउंट में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब जरा ध्यान सुनना, मैं आपको पहले समझा चुका हूं, एक क्वेश्चन बता देता हूं, इस क्वेश्चन की मदद से आपको एंट्री सिखाता हूं सारी। इसके हम दो पार्ट कर देंगे दोस्तों। देखो दो पार्ट करते हैं। लाइबिलिटी पार्ट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटी वाला पार्ट है वो ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, और नॉन लाइबिलिटी पार्ट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन के अंदर दो पार्ट होते हैं दोस्तों। दोस्तों एसेट में ऐसा नहीं होता, एसेट के अगेंस्ट जो रिजर्व बना, आप सोचेंगे आईएफआर में भी तो दो पार्ट होते थे, एक से लॉस रिकवर कर देते और एक बच जाता था। एसेट में नहीं होता, एसेट के अंदर जो अकाउंटिंग कह रहा है मैं आपको वो समझा रहा हूं दोस्तों। एसेट के अंदर अगर कोई रिजर्व बनाया एसेट के अगेंस्ट, पूरा का पूरा डाल देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। पर लायबिलिटी वाले में दो पार्ट करेंगे, जैसे डब्ल्यूसीआर का एक अच्छा एग्जांपल है। डब्ल्यूसीआर के दो पार्ट होंगे, अगर लायबिलिटी वाला पार्ट अराइज होता है तो रियलाइजेशन में, और नॉन लायबिलिटी वाला पास होता है तो कैपिटल अकाउंट में। लो भाई एग्जांपल समझिए। एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा लायबिलिटी वाला पार्ट और कौन सा नॉन लायबिलिटी वाला पार्ट है ना। देखेंगे एक्स और वाई दो पार्टनर है, इन द शेयर 3:2 इनका रेशियो है। एक्स और वाई दो पार्टनर है और 3:2 का शेयर इनका, 3:2 में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब पहला पॉइंट निकल कर आता है, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने बना रखा है इन द बैलेंस शीट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट इज वास, इन द बैलेंस शीट वास 75,000। WCR 75,000 रुपए शो कर रहा है बैलेंस शीट के अंदर, सुनना ध्यान से। तो अगर WCR 75,000 रुपए शो कर रहा है बैलेंस शीट के अंदर और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, तो मैंने क्या बताया था आपको, कोई भी क्लेम अराइज नहीं हुआ, सॉरी इन्वेस्टमेंट कह रहा हूं। WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको 75,000 बैलेंस शीट में शो कर रहा है, सुनना ध्यान से। बैलेंस शीट में WCR 75,000 शो कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा, सबसे इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूं यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर ये वाला पार्ट नहीं आया ना, एक गलती वजह से पूरा अकाउंट गलत हो जाएगा, ध्यान समझ लीजिए। अगर WCR बैलेंस शीट में शो कर रहा है और उससे रिलेटेड कोई भी क्लेम अराइज नहीं हुआ, कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं हुई, तो वो क्या करते थे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे पार्टनर में। तो जब लायबिलिटी कोई अराइज नहीं हुई तो पार्टनर में क्या कर देंगे दोस्त, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो WCR इन द बैलेंस शीट वाज 75,000, नो क्लेम वाज अराइज, नो लायबिलिटी वाज अराइज, देन इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जब ट्रांसफर करूंगा तो एस की कैपिटल और वाई की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो WCR का नेचर क्या है, क्रेडिट नेचर का, खत्म करने के लिए क्या करूंगा, डेबिट। इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म करा जाएगा। खत्म कर रहे हैं, WCR का नेचर क्या है, क्रेडिट नेचर का, खत्म करने के लिए कर रहे हैं डेबिट। कितना, पूरा 75,000 खत्म कर दो, हटा दो बैलेंस शीट से पूरा। और कहां में, रियलाइजेशन में नहीं, कहां पर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, एक्स और वाई। 75,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 45,000, 30,000। समझ में आ रहा है। जब कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं हुई तो फिर खत्म कहानी। अब देखो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाते जाऊंगा क्लियरिटी मिलती जाएगी, रुक तो जाओ, खत्म तो करा दो भैया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज 60,000, 60,000 पे था बैलेंस शीट के अंदर, एंड लायबिलिटी अराइज वाज लायबिलिटी फॉर इट वाज 75,000। अब मेरी बात सुना, ध्यान समझनी है भाई। WCR तो 60,000 रुपए है, WCR 60,000 रुपए, और एक वर्कर का एक्सीडेंट हो गया और जब डॉक्टर का बिल दिया है तो 75,000 का बिल आया, तो कम कितने का क्लेम मांगा एम्प्लॉय ने, 75,000 का। पर WCR में कितना पैसा पड़ा है, 60,000 रुपए। तो अब जो रिमेनिंग बच गया, ये लायबिलिटी अराइज हो गई, कितने की, 35, कितनी की अराइज हुई दोस्तों, नहीं, अभी वाला केस नहीं ले रहा था, इसको कम करो थोड़ा, केस में दूसरा बताने वाला था, ये बाद में बताऊंगा जब ज्यादा होगा। 35,000 रुपए लेके चल रहा हूँ अभी मैं कह रहा हूँ कि मेरे WCR में 60,000 पड़ा है और क्लेम कितने का आया, सिर्फ 35 का। क्या मैं उसको दे सकता हूँ, हाँ दे सकता हूँ। जितना लायबिलिटी अराइज हुई वो तो आप पे कर दिया होगा, और जितना बच जाएगा वो क्या करते थे आप, उसको ट्रांसफर कर देते थे आप, वही करना है बस इधर। बट इधर तरीका अलग है, हम यहाँ पर ना कोई
क्लेम व्लेम नहीं दे रहे, हम यहाँ पर बुक्स अकाउंट क्लोज कर रहे हैं दोस्तों, हमारा पर्पस क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है। तो अगर हमारी 35,000 की लायबिलिटी है तो लायबिलिटी को क्लोज करने के लिए हमें देना पड़ता है इसको रियलाइजेशन में। आया समझ में कि क्या वाला लायबिलिटी वाला पार्ट कह रहा हूं? तो देखो WCR जो 60,000 रुपए का है उसमें से 35,000 का क्लेम आ गया, लायबिलिटी अराइज हो गई। तो ये जो लायबिलिटी अराइज हुई WCR के नाम की, इसको मैं रियलाइजेशन में भेजूंगा। तो WCR के दो पार्ट होंगे। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के कितने पार्ट होंगे? 60,000 के दो पार्ट होंगे। एक वो पार्ट होगा जिससे हम लायबिलिटी को पे करेंगे, ठीक है ना, कितने वाला? 35,000 रुपए अलग, ये लायबिलिटी वाला पार्ट है। और ये वाला पार्ट है नॉन लायबिलिटी वाला, जिससे हमें कोई भी लायबिलिटी पे नहीं करनी। तो ये लायबिलिटी वाला पार्ट है और ये नॉन लायबिलिटी वाला पार्ट है। दोस्तों बस यही समझाना चाह रहा था कि अगर आपके पास कोई रिजर्व है और उस रिजर्व के अंदर कोई क्लेम आ गया, कोई लायबिलिटी आ गई, तो जितनी लायबिलिटी आई उतना रिजर्व तो आप भेज देना रियलाइजेशन में, और जितनी लायबिलिटी नहीं आई उतना रिजर्व भेज देना WCR कैपिटल अकाउंट में। इस तरीके से दो एंट्री पास करी जाएगी। पहली, जितने की लायबिलिटी अराइज हुई, सुनना ध्यान से, जितने की लायबिलिटी अराइज हुई, कितने की आई थी? 35,000 रुपए की, उतना WCR, उतना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहां भेज देंगे? डेबिट करके खत्म करके रियलाइजेशन अकाउंट पे। इतनी सी बात आपको समझनी है दोस्तों, क्योंकि मैं सारी लायबिलिटी कहां पे करूंगा? रियलाइजेशन में। मैं क्या कर रहा हूं? सारी लायबिलिटी इकट्ठा कर रहा हूं रियलाइजेशन में, फिर एक साथ साथ पे करूंगा। इसलिए ये वो लायबिलिटी है जो पे करनी है। तो WCR का वो पार्ट जिसमें से हमें लायबिलिटी पे करनी है उतना पार्ट रियलाइजेशन में भेजो, फिर वहां भेजने के बाद फिर पे करा जाएगा। क्लियर है समझ में क्यों डाल रहे हैं वहां पर? ठीक है। तो भैया जो लायबिलिटी जिस इतना अमाउंट की लायबिलिटी पे करनी है उतना अमाउंट का हम कहां भेज देंगे? डायरेक्टली पे नहीं करेंगे, पहले इसको रियलाइजेशन में भेज देंगे, वहां शो करेंगे। क्लोज कर दिया यहां से बुक, वहां भेज दिया, फिर वहां से पेमेंट होगी। और जो नहीं भेजा उसको भी खत्म करो। खत्म तो WCR पूरा ही करना है, बैलेंस शीट में WCR दिखना नहीं चाहिए। 35,000 को तो भेज देना कहां पर? रियलाइजेशन में, क्योंकि ये लायबिलिटी अराइज हुई। और जो 25,000 इससे लायबिलिटी अराइज नहीं हुई उसको भेज देना पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। आया समझ में आप कॉन्सेप्ट? तो 25,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 15,000 और 10,000। 15,000 एक्स के हिस्से में और 10,000 वाई के हिस्से में। भाई जिसके अगेंस्ट लायबिलिटी अराइज होती है, हम बेसिक एंट्री क्या करते थे? जब हम क्लेम अराइज करते थे हम नई लायबिलिटी अराइज कर देते थे। क्या करते थे? WCR 35,000 से खत्म कर देते और एक नई लायबिलिटी अराइज करते थे, WCC क्लेम, है ना, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। नहीं, तो यहां पर बुक्स क्लोज हो रही है दोस्तों। अगर बुक्स क्लोज नहीं होती तो मैं नई लायबिलिटी अराइज करता है, एक को खत्म करके रिजर्व वहां से हटा देता 35,000 से और क्लेम करके लायबिलिटी शो करता, क्योंकि बुक्स अकाउंट चल रही है। आज बुक्स अकाउंट खत्म हो रही है तो क्लेम करके शो नहीं करते, इसको रिलायंस में भेजो और वहां से लायबिलिटी पे करके खत्म कर देना। सर क्लेम कोई रिजर्व, भाई लायबिलिटी क्यों अराइज कर रहे हो? यहाँ लायबिलिटी खत्म करने का दिन है, अराइज करने का थोड़ा दिन है। इसलिए यहाँ पर 2WCC नहीं आया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं आया। लायबिलिटी आज क्लोज करने का दिन है, डिसॉल्व हो रही है फर्म, अराइज करने का नहीं। तो क्लोज करने के लिए हमें कहां भेजना पड़ेगा? रियलाइजेशन में, और वहां से पे ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर है? लॉजिक क्लियर हो रहा है? ठीक। थर्ड पॉइंट पे चले। केसेस आ सकता है ना, कोई कितने भी केसेस आ सकते, सारे करा देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज 60,000, 60,000 रुपए है, एंड लायबिलिटी वाज, अब वो केस आ गया 75,000। अब देखो लायबिलिटी कितने की है? 75 की, और मेरे को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है? 60 का। तो अब क्या करा जाएगा? देखो जितनी लायबिलिटी है उसको तो पूरा रियलाइजेशन में भेजना पड़ेगा। लायबिलिटी पूरी कहां भेजेंगे? रियलाइजेशन में। अब सर भेजू कैसे? क्योंकि जब मेरे पे WCR मेरे पे कितना पड़ा है? 60,000 रुपए। WCR कितना पड़ा है? 60,000 रुपए। भाई WCR जितना पड़ा होगा उतना ही तो भेज सकोगे। भाई जितना मेरे पे रिजर्व है, मेरे को रिजर्व खत्म करना है। WCR मेरी जो बैलेंस शीट में सो रहा है वो खत्म करना है। अब बैलेंस शीट में मेरे WCR कितना सब शो कर रहा है? 60,000 रुपए। ये पूरा खत्म करना है, तो WCR में पूरा खत्म कर दूंगा। क्या पूरे से आ गई वो? जब पूरी लायबिलिटी आ गई, पूरी नहीं ज्यादा आ गई, भाई मैं खत्म तो 60 ही कर पाऊंगा ना। अरे आप मेरी बात समझिए ध्यान से। बैलेंस शीट में जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 रुपए शो करा, 75 कैसे खत्म कर दोगे? हाँ वो अलग चीज है कि लायबिलिटी 75, मैं पे 75 करूंगा, पर खत्म तो 60 ही करना पड़ेगा ना। मेरी लायबिलिटी कहां भेजूंगा? सुना ध्यान से, बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 रुपए शो कर रहा है, तो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट शो कर रहा है 60,000 से, उतने तो खत्म करोगे बैलेंस शीट का अमाउंट। ठीक है, तो ये जो बैलेंस शीट में 60,000 से हो रहा है खत्म कर देंगे, और कहां भेजकर? रियलाइजेशन में। क्यों? क्योंकि पूरे की पूरी लायबिलिटी अराइज होगी और ज्यादा ही होगी। तो आप कह रहे होंगे सर लायबिलिटी तो 75 की आई, आपने 60 क्यों भेजा? तो मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं कि लायबिलिटी को मत देखो, हम ये देखो कि बैलेंस शीट में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, मुझे उस वाले अकाउंट को क्लोज करना है। अब उसमें 60,000 पड़ा है, तो 60 का 60 पूरा क्लोज कर दूंगा, पर पेमेंट जो लायबिलिटी की है मैं पूरी 75 करूंगा। दोस्तों समझ में आ रहा है? तो ये मैं रियलाइजेशन में भेजने की एंट्री कर रहा हूं कि भाई जब 60 ही पड़ा है तो 60 ही भेजूंगा ना, 75 कैसे भेज दोगे?
चलो आपने यहाँ 75 कर दिया और आपने कहा वर्कमैन में 75, तो गलत नहीं हो जाएगा? जब रिजर्व ही 60 का पड़ा है तो 75 कैसे भेज दोगे? ठीक है। अच्छा, पर सर पेमेंट भी 60 ही होगी क्या? नहीं, लायबिलिटी आपने WCR की जो लायबिलिटी रिजर्व शो हो रहा था उसको क्लोज कराया आपने। अभी क्या कराया आपने? WCR जो अकाउंट शो हो रहा था लायबिलिटी साइड में उसको क्लोज कर दिया, खत्म कर दिया और भेज दिया रिलाइजन में। तो रिलाइजन में कितना पैसा आया? लायबिलिटी रिजर्व के नाम पे कितना पैसा आ गया? 60,000 पर पेमेंट कितनी करनी है? 75। तो जब मैं पेमेंट करूंगा तो रिलाइजेशन अकाउंट को देखना, क्या करना, रिलाइजेशन अकाउंट क्या करूंगा, रिलाइजेशन अकाउंट करूंगा डेबिट। पेमेंट करने के लिए मैं जब मैं पेमेंट करता हूं, ये एंट्री अभी आपको समझ नहीं आएगी, जब मैं पेमेंट करता हूं ना तो रिलाइजेशन अकाउंट में जो लायबिलिटी शो हो रही है क्रेडिट साइड में वो खत्म हो जाती है। भाई जब मैं लायबिलिटी पहले रिलाइजेशन अकाउंट में शो हुई तो क्रेडिट साइड में शो हुई, अभी पेमेंट नहीं करी, अभी तो शो कर रहा हूं कितनी लायबिलिटी है, ये वाली ये जो लायबिलिटी मुझे दिख रही है ना दोस्तों, ये लायबिलिटी मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं कि मेरे पे इतनी लायबिलिटी पड़ी है। जब मैं इसको पे करूंगा तो इसके अपोजिट भेजना पड़ेगा और यहां जाकर लायबिलिटी की पेमेंट करूंगा। तो यहां लिखूंगा टू बैंक अकाउंट लायबिलिटी पेड, और इसमें अगर मेरे को यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व शो हो रहा होगा तो यहां से WCR देखो कैसे होगा कि WCR तो 60,000 पे यहां गया पर पेमेंट कितनी होगी? 75 से। पेमेंट कितनी होगी? 75 से। ऐसे शो होगा 60,000 की क्लोज हुआ अकाउंट, रिजर्व कितना पड़ा? 7,000 पर पैसा कितना गया जेब से? 75। तो पैसा पूरा गया, उस बंदे ने जितने की क्लेम मांगा उतना पूरा गया। तो ऐसे एंट्री करते हैं, जितना अकाउंट था पहले उतना क्लोज कर लो, जितना दोस्तों अकाउंट था WCR में जितना पैसा पड़ा था उतना रिलायंस में क्लोज कर दिया WCR, क्योंकि पूरी की पूरी इससे ज्यादा लायबिलिटी अराइज हो गई। मान लो अगर 50 की आती तो फिर 50 ही डालता, 60 की आती तो 60 डालता, 75 की आएगी तो 60 ही डालूंगा, 60 ही पड़ा है, पर पेमेंट पूरी कर दूंगा। तो जब मैं पेमेंट करूंगा तो जो लायबिलिटी मेरी रिलायंस अकाउंट में शो हो रही होती है 60 की, पर लायबिलिटी टोटल कितनी? 75 की, तो पेमेंट पूरी 75 कर दूंगा। तो टू बैंक अकाउंट से दोस्तों 75,000 की यहां पर पेमेंट हो जाएगी। भले ही मेरा क्लोज अकाउंट 60 से हुआ पर पेमेंट मैंने पूरी 75, तो 25,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करी जो मैं बैंक से करी और बाकी 60,000 यहां से कर दी। ये हुआ कि मैंने जो पेमेंट करी है 25,000 तो बैंक से करी है, बाकी 60 यहां से कर दी। तो ये आपका सिस्टम समझो। सर बैंक मुझे 75 से हो रहा है, पहले बढ़ाया भी तो है ना, 60,000 पहले लाए भी तो है बैंक में, फिर ऐसा हुआ है। ठीक है, ये 60,000 पहले लाइसेंस में डाला भी तो है, फिर खत्म हुआ है, तो इस तरीके से हुआ है। ठीक है, वो इफेक्ट ऑटोमेटिकली नल इफेक्ट आ जाता है कि 60,000 में से 60 गया और बैंक से 25 ही निकला, ऐसा हो जाता है। ऑटोमेटिकली नेट इफेक्ट आ जाता है, वो 75,000 बैंक से निकला क्योंकि 60 के लिए तो रिजर्व बनाया था, तो 75 की लायबिलिटी 60 रिजर्व से पे करा और बाकी 25,000 वहां से पे कर दिया बैंक से, तो बैंक से 25,000 जाएगा, भले ये एंट्री आपको शो हो रही है। ठीक है, तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री हो गई। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज 60,000 एंड लायबिलिटी वाज, बस यही एक केस था जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो कंफ्यूजन था, लायबिलिटी वाज। अब मुझे भी लगता है कि अभी आपको थोड़ा सा बहुत ऐसा रहा होगा कि कंफ्यूजन रहा होगी, पर कोई बात नहीं, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको क्लियरिटी मिलती जाएगी, क्योंकि देखो अभी आधा अधूरा चीज है। आप सोच रहे होंगे यार बैंक से तो 75 गया पर मैं कह रहा हूँ 25 जा रहा है, पर एक्चुअल में 25 जा रहा है। जब बैंक अकाउंट में शो करूंगा तो ऑटोमेटिकली नेट इफेक्ट आएगा, वो देखना आप। ठीक है दोस्त, तो WCR 60,000 रुपए का, लायबिलिटी 60 है, क्या करूं? अगर WCR 60 का है तो WCR मुझे पहले तो हटानी है एसेट लायबिलिटी साइड में, तो डेबिट कर दूंगा, खत्म कर देंगे, और टू रिलाइजेशन में भेजूंगा। सर रिलाइजेशन में उतना अमाउंट भेजते हैं जितना अमाउंट लायबिलिटी अराइज होती है। देखो 60,000 की लायबिलिटी है, अगर मान लो 60,000 का रिजर्व पड़ा है, अगर मान लो यहाँ 50 होता तो 50 ही रिलाइजेशन भेजता, अगर यहाँ 55 होता तो 55 भेजता, 60 है तो 60 भेजूंगा, पर अगर 65 होता तो 60 ही भेजता, क्योंकि जितना है उतना ही तो भेजेंगे। हाँ 55 पे करेंगे तो ये 60,000 में आगे जाकर पे कर दूंगा, पे करने की एंट्री में पता नहीं रहा अभी। ठीक है जी, तो ये पे तो करने की एंट्री सिखाई थी ना। ए बी क्या होगी? पेमेंट का रिलाइजेशन अकाउंट 60,000 से और टू बैंक से पूरी पेमेंट हो जाएगी। क्लियर है? कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, लास्ट केस है, कभी कभी ऐसा होता है WCR वाज नील, हमने कोई रिजर्व बनाया ही नहीं और एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, तो लायबिलिटी अराइज होगी, लायबिलिटी वाज 15,000। अब इस केस के अंदर क्या करूं? अब तो मैंने रिजर्व बनाया नहीं, अब जब रिजर्व आपने बनाया ही नहीं तो भैया फिर रिजर्व खत्म कैसे होगा? भाई बैलेंस शीट में आपके कोई भी रिजर्व नहीं दिख रहा, WCR कोई दिख ही नहीं रहा, तो क्लोज ही नहीं करना, तो लायबिलिटी पे कर दो सीधे सीधी। तो लायबिलिटी पे करने के लिए क्या करेंगे? टू बैंक अकाउंट से पेमेंट हो जाएगी, और कहां से पे करेंगे? लायबिलिटी कहां पेमेंट होती है? पूरा रिलाइजेशन में अकाउंट में, जितनी भी लायबिलिटी है, जितनी भी एसेट बिकेगी रिलाइजेशन में आएगा पैसा, जितनी भी लायबिलिटी बिकेगी रिलाइजेशन में आएगा। तो लायबिलिटी कहां से पे होगी? रिलाइजेशन अकाउंट से। अगर आपके पास रिजर्व नहीं था और फिर भी लायबिलिटी अराइज हो गई तो कोई बात नहीं दोस्तों, बैंक से पेमेंट करो और रिलायजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। कहां पर आ जाएगा? यहां पर
कहाँ पे इतना सारा पढ़ा दिया क्या आज? यहाँ पर आ जाएगा, देखो WCR यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, पर पेमेंट यहाँ से 15,000 की हो जाएगी, ये शो करेगा ऐसा। तो इस तरीके से यहाँ पर पेमेंट की एंट्री होती है। ये थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे अभी धीरे धीरे करके। इतना अभी फॉर्मेट बनाया है मैंने आपको, बहुत बड़ा फॉर्मेट है दोस्त, धीरे धीरे बनेगा, जैसे जैसे एंट्री कराऊंगा वैसे वैसे फॉर्मेट भी इंक्रीज होता चले जाएगा। क्लियर है या नहीं है? आज की क्लास क्लियर में तो मैंने लायबिलिटी वाला पार्ट कराया आपको, एसेट वाला पार्ट कराया, WCR का एक बार समझ लेना, एक बार और क्वेश्चन कर लेना, जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कब क्या करते हैं। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो जब 60 का होता है और लायबिलिटी 75 की हो जाती है, तो 60 तो मैंने भेज क्लोज करने के लिए डाल दिया रिलेशन में, और 75 वाला पूरी पेमेंट कर दी। ये सोचो 60 पहले क्लोज कर दो और जितना पेमेंट करना पूरी पेमेंट कर दो, ऐसा सोचोगे तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। नेक्स्ट क्लास में और जनरल एंट्री करेंगे, अभी 2-3 क्लास जनरल एंट्री ही चलेगी, और साथ साथ अकाउंट भी क्लोज होता चले जाएगा, वो जो अकाउंट फॉर्मेट बना रहा हूं ना वो भी क्लोज होगा, धीरे धीरे क्लोज होगा। तो आज मैंने आपको लायबिलिटी के क्लोजमेंट और एसेट का क्लोजमेंट सिखाया। अगली क्लास में आप खर्चे की बात करेंगे, रिलायंस एक्सपेंस की, और बहुत कुछ है दोस्तों। अभी तो एसेट बेचूंगा वो भी शो होगा, अभी तो लायबिलिटी पेमेंट हुई है, एक दो सिखाइए लायबिलिटी पेमेंट करना, क्रेडिटर का पेमेंट, बैंक की पेमेंट, सब कुछ आएगा भी। फिर एसेट को बेचूंगा, उससे जो पैसा आएगा वो भी आएगा। ठीक है जी। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और जनरल एंट्री के साथ खत्म करा दूंगा, कोशिश पूरी जल्दी जल्दी खत्म कराए। थैंक यू वेरी मच।